अब ये फिर आपकी बात से मुझे ये मानने को मैं मजबूर हो रहा हूं कि इसमें बहुत हद तक सिस्टमिक प्रॉब्लम है और उस सिस्टम में बहुत सारे पुलिस के लोग भी मिले होते किसी न किसी कारण से। मैंने पहले ही कहा कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मिले हैं, वरना इतना बड़ा इकोसिस्टम एक दिन में अकेला एक अपराधी तैयार नहीं कर सकता। आपने एक बात अभी कही कि, और ये मैंने महसूस भी की, विक्रम सर मेरा सवाल आपसे है, फिर मैं यही सवाल आजाद साहब से भी लूंगा कि अभी आप हाल फिलहाल की घटनाओं में देखिए कि बहुत सारे पुलिस के पूर्व बड़े अधिकारी खुल के बोल रहे हैं, जैसा भी रंजन साहब ने कहा। क्या बदलाव हुआ है क्या सरकार की मंशा में? निसंदेह नीरज जी बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि अब सच्चाई की ओर जी बिल्कुल हुआ। विक्रम सर से सवाल है मेरा। जी नीरज जी, निश्चित बदलाव आया है और इस बदले हुए वातावरण में लोग निर्भीक होकर के माफिया, संगठित अपराधियों और भ्रष्ट राजनेताओं की आलोचना कर रहे हैं। आपके चैनल पे भी कर रहे हैं और करते हैं, मैंने देखा है। ये एक सुखद एक अनुभव है, अनुभूति है, और ये स्वस्थ परंपरा की जो है आधारशिला है। इसके पहले तो आदमी भयाक्रांत रहता था, इनके बारे में कह दिया कोई ऐसा ना हो, इसके दुष्परिणाम हो जाए, और दुष्परिणाम होते भी थे। हमारे साथ तो यशस्वी पुलिस अधिकारी रहे यशोवर्धन जी, रंजन जी, जो कि बुद्धिजीवी है, उनका जो कार्य और आचरण है उत्कृष्ट कोटि में गिना जाता रहा है, उनकी बहुत अच्छी छवि है। ये बताएंगे कि आर्म ट्विस्टिंग के और किस तरीके से गला घोटने के कुत्सित प्रयास समय समय पर किए जाते रहे। उस दौर में भी ऐसे अधिकारी थे, रंजन जी की तरह, यशोवर्धन जी की तरह, जो किसी अनर्गल दबाव के नीचे झुके नहीं। लेकिन ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। जब मैं कह रहा हूं अधिकांश वो थे कि मैं सेवा करने आया हूं, मैं किसी तरीके से अपना समय काट लूं, प्रतिकूल परिस्थिति है। लेकिन आज जो नीरज जी आपका प्रश्न है, लोग अगर खुल करके बोल रहे हैं, शासन प्रशासन का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, मैं रंजन जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। रंजन जी का मैंने जीवन में पहली बार एक राजनीतिक वक्तव्य सुना है, और क्यों ना हो, जो उनका वक्तव्य है वही मेरा भी वक्तव्य है कि वर्तमान सरकार में नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस की जो बात है, और राजनीति से न आपका, हम में से तीनों से किसी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, न हमें कोई राजनीतिक लाभ किसी से प्राप्त करना, न कोई टिकट लेना है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस की जो बात आज है, ऐसी देखने को कम मिलेगी। विक्रम सर, सच बताऊं, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, इस शो को जब मैं दिमाग में प्लान कर रहा तो पहला ट्रिगर पॉइंट यही था कि मैंने इस पूरे पिछले 10-15 दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को खुल के बोलते हुए सुना। तो मैंने अपने यहाँ डिस्कस भी किया कि ये एक बहुत अलग सी चीज़ मैंने देखी है, ये क्या एक बदलाव है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने आज आप लोगों को सिर्फ बुलाया कि मैं सिर्फ पुलिस वालों से बात करूंगा कि भाई ये क्या चेंज है क्या, या फिर ये सिर्फ ऐसा है इसलिए कि मार दिया गया तो चलिए हम भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात ये पूछी सिंह साहब आपसे, आपके दौर में भी तो ये रहा होगा अतीक अहमद? बिल्कुल था, बिल्कुल था। जब डीजीपी था, हाँ। वैसे तो इसने सुनिश्चित किया कि मैं इसके कार्य क्षेत्र में कभी ना आऊं। ये कैसे सुनिश्चित किया उसने? कि मैं दूर स्थान पे, आगरा, नैनीताल, एटा, जो कि मतलब 300 किलोमीटर की दूरी में, अब सुनिश्चित किया, लेकिन यह इत्तेफाक रहा हो। लेकिन जब मैं डीजीपी हुआ तो पहला केस जिसमें सजा हुई मैंने ही पंजीकृत कराया, मैंने ही गैंगस्टर एक्ट में इसकी संपत्ति 14(1) में कुर करके इनको जेल भेजा, और उसी के ये मेरे डीजीपी बनने के ये 1 महीने के अंदर का सारा ये घटनाक्रम है। तो शाइस्ता और अपने मृतक बेटे असद को लेकर के ये मेरे कार्यालय में आई। असद तब मुश्किल से 6 साल का बच्चा रहा होगा, और माफी और हाथ जोड़ के गए कि हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत न होगी, और मेरे ऊपर रहम करें। हम कहा मैं कौन होता हूं रहम करने वाला या बेरहमी प्रदर्शित करने वाला? आप और आपके गिरोह का कार्य अगर ठीक होगा तो मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, और अगर आपने कोई दुस्साहस किया, ये मान के चलिए दुस्साहस तो आपका पूर्ण हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके भयावह परिणाम आप, आपके पति और आपके गिरोह के लिए होंगे। मशवरा समझ लें या नसीहत समझ लें। जी आजाद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कुछ बदलाव है क्या इस वक्त सरकार की सोच में? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये इस वक्त में बड़ा मौजू लगता है मुझे। या फिर ये कैसे रूटीन जैसे चलता रहता है, या कुछ एक बदलाव है जिस वजह से बड़ी गाज गिर रही है? मुख्तार अंसारी भाई, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि अगला नंबर क्या उनका आएगा, ये डर है क्या? नहीं, रूटीन तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि इतनी बेबाकी से मैं नहीं समझता किसी मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हाँ मैं किसी भी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। और भी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। एक मुख्यमंत्री थे बिहार में जिन्होंने कार्रवाई शुरू की माफिया के खिलाफ, उन्हें 1 साल के अंदर ही हटा दिया गया, वो कांग्रेस के थे।
लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि कार्रवाई जो है वो समान होनी चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहाँ के जो माफिया हैं, जो कुछ सुस्त पड़े हुए हैं, जो कुछ जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, उन एक एक के खिलाफ अभियोजन पूरी दुरुस्ती से होनी चाहिए। अभी भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ये जरूर कहूंगा कि कुछ इलाकों में राहत की सांस जरूर मिली है, लोग कहते हैं। बल्कि इलेक्शन में एक ये मुद्दा, और खासकर जो गृहिणियों में था, मैंने हाउसवाइफ्स को सुना अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलते हुए दिल्ली में भी, कि हमारी जो बहू बेटियां हैं वो आजकल बिल्कुल सुरक्षित जाती हैं कॉलेज और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो आपको मिलती है आम व्यक्ति से, इसमें जरूर कोई शक नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जब तक इस सिस्टम में हमारे लॉ मेकर्स, एमएलएज और एमपीज उस पार्टी के क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है और भी हैं, उनके खिलाफ अगर एक समान कार्रवाई हो तो मैं पूरी इसके साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी कार्रवाई है। मैं कहता हूं कि अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन और कार्रवाई अपेक्षित। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री हूं। और बिना किसी भेदभाव के जो आरोप इस सरकार के ऊपर एक लगता है, उसको भी सरकार को देना चाहिए। हालांकि वो आरोप तथ्यपरक नहीं है। मुझे ये सरकारी आंकड़ा मुझे दिया गया कि 183 लोग मारे गए पिछले 6 साल के एनकाउंटर में, जिसमें से 57 मुस्लिम है, जो कि 32% बैठता है, बाकी 126 गैर मुस्लिम है। तो ये आरोप तथ्यों के आधार पर तो नहीं फिट बैठता, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो अलग अलग तरीके के, वो टी सीरीज है, अब समझ रहे होंगे आप लोग, वो सब को, किसी को, कोई भी माफिया किसी धर्म जाति का हो, छोड़ना नहीं चाहिए। उसको उसके न्याय की परिणति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक और इलाका है जहां से भी बहुत शिकायतें हैं, और वो है गुप्ता जी का इलाका, अदालत। राग सर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, उत्तर प्रदेश से भी बहुत अच्छे से परिचित है। सर, आपके यहाँ तो 32 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। वो जो 29 तारीख को मुकदमा होना है मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी वाला, ये 32 साल पहले का है। क्यों नहीं मिलता न्याय जल्दी? ये भी अभी आजाद साहब ने कहा कि ये भी एक बड़ा कारण है कि चले जा रहा, तारीख पे तारीख हो रही है। नीरज जी, 3 सर्वश्रेष्ठ भूतपूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार। और बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोली हैं, और इस पूरी समस्या को 4 बिंदुओं में अगर देखें, और कोर्ट में वहीं पर आता हूं मैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक किसी खांचे में फिट करने से उसका सही आकलन नहीं होगा। और जैसा पूर्व वक्ता ने एक बोला, मैं थोड़ा सा सहमत हूं कि अतीक अहमद एक छोटा खिलाड़ी था या छोटा मर्ज था। वो पूरे भारतीय समाज, लोकतंत्र और हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो अपराध का जो कैंसर, उसका बहुत बड़ा प्रतीक था। और उसको हम सबसे पहले इस तरीके से देखें कि जितने भी बड़े नेता हैं, चुनावी प्रचार के समय सामने वाले दल के ऊपर आरोप लगाते हैं, सरकार के ऊपर या विपक्ष के ऊपर, कि माफिया राज चल रहा है, और ये गंभीर आरोप है। लेकिन उसी माफिया राज चलने के बाद जब सरकारें बदलती हैं तो फिर उस माफिया राज पर कोई, क्योंकि माफिया सिर्फ जो अपराध है वो अपराध वाला माफिया नहीं है, और उसी माफिया राज के बहुत सारे लोग दल बदल करके दूसरे सिस्टम में आ जाते हैं। तो जो हमारी चुनावी प्रणाली है, और इस चुनावी प्रणाली में पिछले 75 सालों में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। आज जेल में रहने वाला आदमी वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन जेल में रहने वाला आदमी चुनाव लड़ सकता है। आज हमारे जो राजनीति को धन बल के प्रभाव से मुक्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो अभी भी जिन लोगों ने अतीक को मारा है, तो अतीक को मारने वाले लोगों के ऊपर जो एक कहा जा रहा है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि ये लोग भी माफिया बनना चाह रहे थे। कैमरे के सामने मारने पर 302 लगता है, 302 लगने पर फांसी की सजा होती है, लेकिन जो कास्ट बेनिफिट रेशियो है या जो उनका रिवार्ड है वो इतना हाई है कि लोगों को व्यवस्था का डर नहीं है। और व्यवस्था कौन है? व्यवस्था संसद है, व्यवस्था सरकार है, व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट है, व्यवस्था मीडिया है। और इस पूरे सिस्टम में, जैसा कि पूर्व वक्ता ने ग्रेशंस लॉ के बारे में बोला कि खोटे सिक्के और अच्छे सिक्कों के बारे में, उसमें एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारा पूरा सिस्टम जो चेन स्नैचर हैं, छुटभइये लोग हैं,
मीडिया हो या हमारी अदालतें हों, सिर्फ छुटभइये लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होती है। और ये इस बात से रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे जो जेलों में 90% से ज्यादा लोग ऐसे मामलों में बंद हैं जिनके पास जमानत होने के बावजूद जमानत देने के लिए पैसे नहीं है। और जो बड़े क्रिमिनल्स हैं वो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखते हैं, क्योंकि उनके मामले कभी भी लिस्ट ही नहीं होते, कभी भी उनके मामले आते ही नहीं हैं। तो जब हम इन लोगों को इनकाउंटर में खत्म करते हैं या बुलडोजर से खत्म करते हैं, तात्कालिक तौर पर राहत होती है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के लिए जो काम होने चाहिए, जैसे कि जो भूमि में कब्जे किए गए थे सरकारी जमीन में, किसके समय में कब्जा करके बनाया था, वो कौन अधिकारी था, हम उसकी पूछताछ नहीं करते हैं। किसने गलत तरीके से ठेके दिए, कौन वो नेता लोग थे जिन्होंने उसको टिकट दिया। अगर एक मकान मालिक अगर गलत किराएदार को रख ले तो उसको जेल भेज देते हैं। अगर कोई आदमी अपनी नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा, जेल भेज देते हैं। लेकिन एक सरकारी खर्चे पर पलने वाला कोई भी राजनीतिक दल जब अपराधी को, माफिया को वो माननीय बनाता है, विधायक सांसद बनाता है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे सारे जो सुधार हैं, वो जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और उस निष्पक्ष चुनाव में जो एक हमारा पिरामिड बना है कि सत्ता हासिल करने के बाद आपके पास सत्ता के सारे सूत्र आ जाते हैं, और उस पिरामिड में किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, और मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश बिहार की बात है, ये पूरे देश का मर्ज है। आप महाराष्ट्र की राजनीति देख लीजिए, हो सकता है कि माफिया का वहां पर स्वरूप बदल गया हो, माफिया वो माफिया जैसा नहीं दिखता हो, लेकिन माफिया राज हर जगह पर है, और वो सरकारों बदलने के बावजूद भी वो रहता है। और उसके लिए हमें उन कानून के फेल्योर के सिस्टम्स को, उनको डिमोलिश करने के लिए आइडेंटिफाई करना होगा। और अभी भी वो बातें नहीं हो रही, वो बहस नहीं हो रही हैं, क्योंकि सुधार चालू होता है जब हम उस मर्ज को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो जब तक इसमें पनिशमेंट नहीं होगा, जो लोगों ने संरक्षण दिया, जिनके समय में गलत काम किए गए, उन लोगों को दंड देने की व्यवस्था भी हो, तभी एक डिटरेंट आएगा। गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब तक तो मैंने नहीं देखा था कि कोई बहुत